अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल हब। क्लास 9th की फेडरल बोर्ड की तरफ से जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसके हम पहुंचे थे यूनिट 8 पे, जो कि एक्चुअली एक पोएम है द ईगल। द ईगल की हमने रीडिंग ट्रांसलेशन और स्टैंजास कर लिए थे, क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे, इसकी एक्सरसाइज रह गई थी। तो पेज नंबर 101 से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। यू कैन सी इसमें वर्ड्स फ्रेजेस आपको दिए हुए हैं और उसमें डिड्यूस्ड मीनिंग है और डिक्शनरी मीनिंग है। आपको स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था, डिक्शनरी मीनिंग वो होते हैं जो इसका लफ्ज़ी मायने होता है, ठीक है, यानी जो जनरली कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिड्यूस्ड मीनिंग का मतलब ये होता है कि इस यूनिट में स्पेसिफिकली ये वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट वर्ड इज़ क्लैस्प और इसका मतलब है टू होल्ड टाइटली। आपको वैसे एक आइडिया मैं दे दूँ, बता दूँ कि इसमें दोनों जो मीनिंग्स हैं वो सेम ही हैं, ठीक है। टू होल्ड टाइटली आप दोनों में लिख सकते हैं। डिक्शनरी मीनिंग है टू होल्ड फर्मली इन योर हैंड्स और आर्म्स, आप अपने हाथों से या बाजुओं से किसी को कस के पकड़ देना, होल्ड टाइटली, ये होता है क्लैस्प। क्रैग मीन्स अ स्टीप क्लिफ। स्टीप क्लिफ क्या चीज़ होती है? स्टीप का मतलब आप यूँ समझ लें कि इंतहाई गहरी कोई चीज़ होती है, कोई पहाड़, कोई चट्टान। क्लिफ चट्टान कोई कहते हैं, ऐसी जो बहुत सीधी सीधी हो, जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो, ठीक है। तो इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो भी यही है, अ हाई रफ रॉक। स्पेसिफिकली इसके आगे लिखा हुआ है कि जो ज़मीन से थोड़ा आगे बाहर नुकीली एक चट्टान निकली होती है ना, उसको क्रैक कहते हैं। क्रूक्ड होता है मुड़ी हुई चीज़। तो दोनों का एक ही मीनिंग है, दोनों मीनिंग्स जो वो सेम मीनिंग के तौर पे यूज़ है पोएम में भी। ट्विस्टेड और नॉट स्ट्रेट। थंडर बोल्ट, इसका मैंने सेकंड मीनिंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों मीनिंग इसके सेम है। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। थंडर बोल्ट वैसे ये होता है, मैं आपको बता देती हूँ उर्दू में, कि जिस वक्त बादल गरजते हैं, चमकते हैं, बिजली चमकती है, तो बादल जब चमकते हैं और साथ में तूफ़ानी एक होती है, नज़ारा होता है तूफ़ान का, बादल होते हैं, बारिश होती है, उसकी चमक होती है और साथ में उसकी आवाज़ होती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, जब वो इकट्ठे होते हैं तो उसको थंडर बोल्ट कहते हैं, ठीक है। तूफ़ान के साथ आना। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने सिर्फ आ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग लिखा है। आज़ूर, आज़ूर कलर होता है स्काई ब्लू कलर, ठीक है, ब्राइट ब्लू कलर ऑफ स्काई। डिक्शनरी मीनिंग है ब्राइट ब्लू कलर ऑफ स्काई। एक खुले हुए दिन में जो आसमान पे साफ आपको ब्लू कलर वो नज़र आता है जब बिल्कुल बादल नहीं होते और सूरज की रोशनी में दिन के टाइम जो स्काई ब्लू सा कलर नज़र आता है उसको आज़ूर कहते हैं, ठीक है। क्रॉल्स होता है बच्चों की तरह चलना, यानी अपने घुटनों के बल चलना, पाँव ज़मीन पर और हाथ ज़मीन पर टेक के चलना। तो मूव स्लोली ऑन हैंड्स एंड नीज़, इसका भी मैंने डिक्शनरी मीनिंग नहीं लिखा क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है। ठीक हो गया। पेज नंबर 102 पे आपको थोड़ी सी ग्रामर दी हुई है, विच इज़ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो आई थिंक आपको मैंने पहले पढ़ाए थे। कम्प्लेक्स सेंटेंस वही होता है जो डिफ़िकल्ट होता है, जिसमें आपके पास कंजंक्शन यूज़ होते हैं, लाइक बिकॉज, सिंस, अनटिल, अनलेस, ठीक है, तो ये होते हैं। और ये करते क्या हैं, ये एक मेन सेंटेंस को क्लॉज के साथ, उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ अटैच करते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? एक जुमला है जो बग़ैर किसी दूसरे जुमले के मुकम्मल मायने देता है। जैसा ये येलो कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको नज़र आ रहा है व्हेन आई ग्रो अप, ठीक है। ये मुकम्मल मायने नहीं दे रहा, मतलब जब मैं बड़ा हुआ, तो जब मैं बड़ा हुआ तो क्या, ये आपको इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है। तो व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई विल यूज़ कम्प्लीट सेंटेंसेस, मैं मुकम्मल जुमले इस्तेमाल करूँगा। ये है करेक्ट सेंटेंस। यानी कि आप सिंपल ये समझ लें कि एक जुमला है और उसके साथ एक कंडीशन लगी हुई है, कुछ इस तरह से कि अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, ठीक है। अब अगर इस जुमले को हम ऐसे बोलें तो पास हो जाता, तो अजीब लगेगा क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो कैसे पास हो जाता, किस चीज़ को हम बयान करना चाह रहे हैं, किस चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जुमला डिपेंडेंट है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। डिपेंड है क्योंकि जब तक इसके साथ दूसरा जुमले का हिस्सा नहीं मिलेगा इसका मायने कंप्लीट नहीं होगा। ये फ़र्क है डिपेंडेंट में और इंडिपेंडेंट क्लॉज में, ठीक है। तो इसके आगे जब आप एग्जांपल देखेंगे, ये वाली पेज नंबर 103 पर इसकी एक्सरसाइज है और ये आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें ये बता दिया कि ये मेन क्लॉज है, यानी ये जुमला आई इंजॉय हाइकिंग इन द माउंटेन्स, पहला वाला अगर आप सेंटेंस देखें तो ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट मायने दे रहा है, यानी मैं पहाड़ों पर चढ़ना या चढ़ाई करना, जो वो हाइकिंग होती है, वो मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। तो दैट्स वेरी सिंपल सेंटेंस। ये एक ऐसा सिंपल सेंटेंस है जो पूरे मायने दे रहा है, लेकिन एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज उन्होंने कहा अगर आपको इसके साथ एक एक्स्ट्रा जुमला जोड़ना पड़े
जो खुद में एक मुकम्मल जुमला ना हो लेकिन इसका एक जुमला हो, यानी इसके ऊपर डिपेंड करती है वो क्लॉज, वो क्या हो सकती है। तो आप इसमें मैंने जो लिखे हैं ये कंफर्म, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखने हैं। आपको अगर अच्छी इंग्लिश लिखनी आती है और आप कोई और सेंटेंसेस लिख सकते हैं तो आप ज़रूर लिखें, ठीक है। जैसा कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मैंने फर्स्ट वाले में लिखी है, बिकॉज द कामनेस ऑफ नेचर रिफ्रेशेज माई सोल। आपको अगर ये ठीक नहीं लगता आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो फुल सेंटेंस अपने में नहीं होना चाहिए और साथ में आप उसको किसी ट्रांजिशनल डिवाइस से जोड़ेंगे। जैसा मैंने बिकॉज यूज़ किया है, आप भी कोई ना कोई लफ्ज़ बट यूज़ कर सकते हैं, एंड यूज़ कर सकते हैं, सिंस यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का सेंटेंस करके आप इसको खुद कोशिश करें कि आप खुद भी कुछ लिख सकते हैं। मेन क्लॉज सेकंड वाले में फिर मेन क्लॉज हमें दिया हुआ है कि उसके साथ एक एक्स्ट्रा सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसकी जो मातहत क्लॉज है वो जोड़ें। तो शी बेक्ड अ डिलिशियस केक, ये सेंटेंस दिया हुआ है, मैंने उसके साथ लिखा है एंड गेव इट टू अ पुअर चाइल्ड। उसने एक बड़ा लजीज केक तैयार किया और उसके बाद उसको एक गरीब बच्चे को दे दिया। थर्ड वन में उन्होंने क्या किया कि आपको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दे दिया है, मेन क्लॉज नहीं दिया। मेन क्लॉज आपने खुद लिखना है, ठीक है। तो मातहत जुमला उन्होंने यानी जुमले का एक हिस्सा दे दिया। सिंस माई फेवरेट बैंड वॉज परफॉर्मिंग, जैसा कि मेरा पसंदीदा बैंड परफॉर्म कर रहा था। अब इसमें जुमला क्या हो सकता है, तो जुमला आप तो कुछ भी लिख सकते हैं सेंटेंस। तो मैंने ये लिखा आई डिसाइडेड टू गो टू द कंसर्ट। मेरा चूँकि मेरा फेवरेट बैंड परफॉर्म कर रहा था इसलिए मैंने उस कंसर्ट पे जाने का फ़ैसला किया। तो फोर्थ वन में भी यही है कि आपको मेन क्लॉज दिया हुआ है और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपने लिखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको सिर्फ रीडिंग करके आगे बताऊंगी। मेन क्लॉज इज ही डिसाइडेड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। सबऑर्डिनेट क्लॉज है एज ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, जैसा कि वो बाहर जाकर पढ़ने की प्लान कर रहा था इसलिए उसने एक नई लैंग्वेज सीखने का भी इरादा किया। मेन क्लॉज है इट वॉज रेनिंग, मेन क्लॉज नहीं दिया हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज है वाइल वी सॉट शेल्टर अंडर द ओल्ड ओक ट्री, हमने तब तक पुराने एक ओक ट्री के नीचे शेल्टर यानी पनाह लेने की कोशिश की या पनाह ली। तो इसमें मेन क्लॉज क्या हो सकता है, इट वॉज रेनिंग हैवीली, क्योंकि बारिश बहुत शदीद हो रही थी। सिक्स सेंटेंस है मेन क्लॉज इसमें दिया हुआ है माई कैट लव्स टू प्ले विद अ बॉल ऑफ yarn, यानी कि मेरी बिल्ली ऊन के गोले के साथ खेलना पसंद करती है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है सो आई डिसाइडेड टू बाय वन फॉर हर, लिहाजा मैंने उसके लिए एक ख़रीदने का फ़ैसला किया। अब वन है तो वन डेफिनेटली उस चीज़ का जिक्र हो रहा है जो जिसका जिक्र पहले जुमले में हो चुका है। अ बॉल ऑफ yarn, मैंने एक ऊन का गोला ख़रीदने का फ़ैसला किया। सेवंथ में मेन क्लॉज मिसिंग है, सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया हुआ है बिकॉज शी हैड अ प्रियर कमिटमेंट, क्योंकि उसकी पहले से ही किसी के साथ मुलाकात या कोई क्या कहना चाहिए आपको, कमिटमेंट तय थी, उसने कहीं जाना था, मीटिंग तय थी। तो मेन क्लॉज क्या हो सकता है, तो मेन क्लॉज लिखा है द मीटिंग वॉज कैंसल्ड, ठीक है। मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि उसकी कहीं पे पहले ही कोई कमिटमेंट थी, कोई मुलाकात तय थी या किसी और जगह उनका टाइम दिया हुआ था। एट्थ वन इज़ मेन क्लॉज दिया हुआ है द मूवी वॉज स्केरी, कि फिल्म जो है वो बड़ी खौफनाक थी। सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने लिखा है बट वी कुडंट स्टॉप वॉचिंग इट, लेकिन हम उसे देखना रोक ना पाए, यानी हम उसे देखते ही रहे। कहने का मतलब ये कि मूवी इंटरेस्टिंग भी थी। मेन क्लॉज दिया हुआ है नेक्स्ट वाले में, वी प्लान्ड अ पिकनिक इन द पार्क, हमने पार्क में एक पिकनिक प्लान की। अब ये पूरा जुमला इसके साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ना तो हम लिख सकते हैं डिस्पाइट अ चांस ऑफ रेन, यानी बारिश के चांसेस मौजूद होने के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद हमने पार्क में पिकनिक प्लान की। मेन क्लॉज अब मिसिंग है लास्ट वाले में, सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया हुआ है आफ्टर विजिटिंग द एनिमल शेल्टर। आफ्टर विजिटिंग द एनिमल शेल्टर हमने क्या किया, उसमें आप पहले भी लिख सकते हैं ये मेन क्लॉज और जुमले के आखिर में भी आ सकता है। वी डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ पेट कॉमा आफ्टर विजिटिंग द एनिमल शेल्टर, हमने एक पेट को, एक पालतू जानवर को अडॉप्ट करने का फ़ैसला कर लिया एक एनिमल शेल्टर विजिट करने के बाद। या फिर ये इस तरह भी हो सकता है आफ्टर विजिटिंग द एनिमल शेल्टर कॉमा वी डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ पेट। दोनों तरह से ये सेंटेंसेस जो हैं वो ठीक चलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपकी आगे एक रिव्यू एक्सरसाइज, वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी अपलोड कर देंगे। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ तो, और वीडियो को लाइक कर लें, और अगर शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट्स में बताएं। ये बुक कंप्लीट होने के बाद हम इंशाल्लाह ग्रामर की वीडियोस, ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे और कोशिश होगी कि आपकी 9th क्लास की बोर्ड की एग्ज़ाम से पहले कर दें। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपको पता है ग्रामर सबकी एक जैसी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।